नमस्कार। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 6 प्रोज डिवाइसेस कवर की थी। आपके सिलेबस में 12 डिवाइसेस हैं। वैसे तो प्रोज डिवाइसेस और भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो हैं वो मैं यहाँ कवर कराऊंगी। तो उसमें हम एफोरिज्म कर चुके थे पिछले वाली वीडियो में, एनेक्डोट कर चुके थे, एंटीथेसिस कर चुके थे, एनालॉजी कर चुके थे, इन्वर्जन कर चुके हैं और थीम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं डिक्शन। तो डिक्शन मीन्स द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स। डिक्शन का मतलब होता है चॉइस यानी कि चुनाव और उपयोग शब्दों का। एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य नहीं होता, कुछ शब्दों को मिलाकर फ्रेज बनता है। इन स्पीच और राइटिंग, स्पीच यानी कि भाषण में और राइटिंग या लेखन में। तो जिन शब्दों का चुनाव करता है एक लेखक, या जिन फ्रेजेस का यानी वाक्यांशों का चुनाव करता है एक लेखक या वक्ता बोलने वाला, तो वो शब्द या वो वाक्यांश कहलाते हैं डिक्शन। और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एज डिपेंडेंट अपॉन चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो या फिर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बोलने का लहजा, और राइटिंग या फिर लिखने का लहजा, शैली, एज डिपेंडेंट अपॉन चॉइस ऑफ वर्ड्स, जैसा कि निर्भर होता है शब्दों के चयन पर। डिक्शन वर्ड केम इन 1400 and 1450 इन लेट मिडिल इंग्लिश। तो मध्यकालीन जो अंग्रेज़ी थी, आपको पता है इंग्लिश कोई ज़्यादा पुरानी भाषा नहीं है, ये 13-14 सेंचुरी में ही एग्जिस्टेंस में आई। इंग्लैंड में कुछ डायलैक्ट्स बोली जाती थी। डायलैक्ट मतलब कि बोलियाँ। तो उनमें एक डायलैक्ट थी, इसको नाम आप नोट कर लीजिएगा, ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट। तो इस ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट को यूज़ किया था ज्योफ्रे चौसर ने। ज्योफ्रे चौसर की एक बहुत फेमस बुक है पोइट्री की, कैंटरबरी टेल्स। तो उसने और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कैंटरबरी टेल्स सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ज्योफ्रे चौसर ने इस भाषा को, इस बोली को, इस डायलैक्ट को यूज़ किया अपने लेखन में। क्या नाम था बोली का? ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट, DIALECT, नोट कर लीजिएगा। तो ये जो ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट, जिसको कि ज्योफ्रे चौसर ने यूज़ किया अपने लेखन में, अपनी कविताओं में, यही ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट आगे चलकर इंग्लिश बनी। तो इंग्लिश बहुत पुरानी भाषा नहीं है। हमारी जो भाषाएं हैं, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, ये बहुत पुरानी भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश एक नई भाषा है। तो ये जो वर्ड है डिक्शन, ये मिडिल इंग्लिश में यानी मध्यकालीन अंग्रेज़ी में अस्तित्व में आया 1400 और 1450 के बीच में। इट इज़ बोरोड, इसको उधार लिया गया है, फ्रॉम एंग्लो फ्रेंच एंड लैटिन, यानी अंग्रेज़ी फ्रांसीसी शब्दावली से और लैटिन शब्दावली से। इन एंग्लो फ्रेंच इट इज़ डिक्टियोन, यानी एंग्लो फ्रेंच में इसको ये बोला जाता है डिक्टियोन, जिसका मतलब होता है वर्ड। और इन लैटिन इट इज़ डिक्टिस, लैटिन भाषा में ये डिक्टिस होता है, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ स्पीकिंग, स्पीच, वर्ड, एक्सप्रेशन, फॉर्म। तो बोलने का काम, या कोई शब्द, या एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति, या कोई फॉर्म मतलब कि शब्द की आकृति। अकॉर्डिंग टू merriam-webster.com डिक्शनरी, तो इस डिक्शनरी में क्या दिया है? द ओरिजिनल मीनिंग इज़ अ राइटर्स और स्पीकर्स, यानी जो ओरिजिनल यानी कि मौलिक मीनिंग, अर्थ है, इज़ अ राइटर्स और स्पीकर्स यानी लेखक का या वक्ता का, डिस्टिंक्टिव यानी कि विशेष, वोकेबलरी शब्दावली, चॉइसेस यानी चुनाव, वोकेबलरी की का चुनाव, क्या कौन से शब्द चुनता है कोई लेखक या वक्ता, एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, और उसकी स्टाइल यानी कि शैली, ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की, इन अ पोएम,
एक कविता में और स्टोरी या फिर किसी कहानी में। इट हैज़ मल्टीपल एडेप्टेशन ऑफ स्टाइल, यानी इसमें मल्टीपल बहुआयामी एडेप्टेशन अनुकूलन ऑफ स्टाइल शैली का, यानी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग स्टाइल में एडेप्ट कर लिए जाते हैं, अनुकूलन उनका कर लिया जाता है, यानी लेखक अपने तरीके से उसका प्रयोग करते हैं और अलग अलग स्टाइल में उनका मीनिंग भी बदल जाता है। लेखक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया है। जैसे कई बार मैंने आपको बताया हेल्प, जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे कई बार आया था हेल्प वर्ड आया है। हेल्प का मतलब आपको तो सिर्फ ये मालूम है कि हेल्प मतलब सहायता करना, लेकिन जब आता है आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो वहाँ हेल्प का मतलब सहायता करना नहीं है, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, तो वहाँ हेल्प का मतलब बदल गया ना, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो ये लेखक का स्टाइल होता है कि वो वर्ड्स को क्या कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है। एडेप्ट मतलब अपने अनुसार ढाल लेता है, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। इट रिवील्स, ये बताता है, हाउ किस प्रकार, अ पैसेज एक पैसेज यानी कि गद्यांश, और स्टेंजा को पद्यांश बोलते हैं हिंदी में। एस्टेब्लिशेस यानी कि स्थापित करता है। टोन, टोन क्या होता है, लहजा। एंड कैरेक्टराइजेशन, और जो चरित्र चित्रण है। इट हैज़ एन इम्पैक्ट अपॉन वर्ड चॉइस एंड सिंटैक्स। इट हैज़ एन इम्पैक्ट, इसका प्रभाव पड़ता है किन चीज़ों पर, वर्ड शब्दों पर, चॉइस चुनाव पर, एंड सिंटैक्स, और सिंटैक्स होता है शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, यानी कि सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से लिखना। तो सिंटैक्स ग्रामर का पार्ट है, व्याकरण का पार्ट है। ग्रामेटिकली सही सेंटेंस लिखने की कला सिंटैक्स कहलाती है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार डिक्शन कंप्राइजेज 8 एलिमेंट्स, यानी डिक्शन में 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है पोएटिक्स, जो कि ट्रेजेडी के बारे में है। पहले भी मैं कई बार बात कर चुकी हूँ इसके बारे में, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं, 40 वीडियो हैं सिर्फ अरिस्टोटल की पोएटिक्स पर। तो आगे कभी आपको वक्त मिले तो देखिएगा अरिस्टोटल ने क्या लिखा है पोएटिक्स में। तो उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, फोनीम, सिलेबल, कंजंक्शन, कनेक्टिव नाउन, वर्ब, इन्फ्लेक्शन एंड अटरेंस। तो ये अरिस्टोटल ने उसमें शब्द बताए हैं डिक्शन में किस किस तरीके के शब्द होते हैं। फोनीम होते हैं यानी साउंड वर्ड्स, सिलेबल वो होता है जो कि एक शब्द के जितने पार्ट्स हो सकते हैं उनको सिलेबल कहा जाता है। कंजंक्शन है शब्दों को जोड़ने वाले कंजंक्शन। कनेक्टिव भी वही होते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। नाउन संज्ञा, वर्ब क्रिया, इन्फ्लेक्शन एंड अटरेंस प्रीपोजिशन होते हैं। और अटरेंस यानी कि जैसे कि इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये सब आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे। 40 वीडियोज़ हैं अरिस्टोटल की पोएटिक्स पर, आप देख लीजिएगा। हाउएवर एप्स स्टेट्स दैट इन दिस पैसेज, हाउएवर किंतु एप्स, अब ये एप्स तो कोई है नहीं कि मुझे लगा किसी क्रिटिक का नाम होगा, लेकिन कोई क्रिटिक नहीं है एप्स नाम से, या तो बुक में गलत लिखा हो। खैर किसी का भी स्टेटमेंट हो, लेकिन हम देख लेते हैं उसने लिखा क्या है। स्टेट्स कहता है दैट इन दिस पैसेज, कि इस पैसेज में यानी अरिस्टोटल का जो पैसेज है उसमें द टेक्स्ट इज़ सो कन्फ्यूज्ड, तो जो टेक्स्ट है यानी जो लिखा हुआ है वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, अव्यवस्थित है। एंड सम ऑफ द वर्ड्स, और कुछ शब्द हैव सच अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स, उनके इतने ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, विविधता है शब्दों की। यानी अरिस्टोटल ने जो लिखा है, आपको पता है कि ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। अरिस्टोटल एक ग्रीक ऑथर है, ग्रीक फिलोसोफर है, और उसने ग्रीक लैंग्वेज में ही ये बुक लिखी है पोएटिक्स। तो अब देखिए ग्रीक लैंग्वेज में, वो भी कितने हज़ारों साल पहले यानी BC में, बिफोर क्राइस्ट अरिस्टोटल हुआ है।
तो उस वक्त उसने क्या लिखा, किस संदर्भ में लिखा, बहुत सारी चीज़ें तो आज हमको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो उसके शब्दों का वैरायटी ऑफ मीनिंग्स हैं, यानी उसके एक शब्द के आप कई मीनिंग निकाल सकते हैं। उसका एक शब्द है कैथारसिस, उसका मीनिंग लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला है। हेमर्टिया है, हालांकि कुछ लोग उसको हेमर्शिया बोलते हैं, HAMARTIA। तो ये जो हेमर्शिया या हेमर्टिया, वैसे तो हेमर्टिया ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो ये हीरो के अंदर की एक वीकनेस होती है जो उसके डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बाद में। तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकाले हैं लोगों ने। तो वैरायटी ऑफ मीनिंग्स दैट वन कैन नॉट ऑलवेज बी सर्टेन, और जिनके बारे में व्यक्ति हमेशा सर्टेन नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अरिस्टोटल ने ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं इनका अर्थ क्या है। वॉट द ग्रीक सेज, यानी ये जो यूनानी हैं या फिर ये जो यूनानी भाषा है वो क्या कहती है। मच लेस वॉट अरिस्टोटल मीन्स, और मच लेस उससे भी कम ये समझ में आता है कि अरिस्टोटल का मतलब क्या है। तो पोइटिक्स, हालांकि मैंने पढ़ाई है और आपके लिए वीडियो अपलोड किए हैं पोइटिक्स पर, लेकिन अभी तक क्रिटिक्स कुछ कंसेप्ट्स पर कंफ्यूज्ड हैं। अभी भी वो एक मत नहीं है, यानी कोई क्रिटिक अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है कि एरिस्टोटल का कहने का मतलब ये है, दूसरा क्रिटिक अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो सबकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है, एरिस्टोटल के कहने का मतलब क्या है। तो डिक्शन के बारे में जो अरिस्टोटल ने कहा है उस पर भी लोग डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं, अलग अलग राय है सबकी। 10 इस प्रकार डिक्शन इज द केयरफुल सिलेक्शन। डिक्शन क्या है? केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक किया गया सिलेक्शन, चुनाव, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, टू कम्युनिकेट यानी कि संप्रेषित करने के लिए, अ मैसेज एक संदेश यानी एक संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और एस्टेब्लिश या फिर स्थापित करने के लिए, अ पर्टिकुलर वॉइस एक विशेष आवाज़, और राइटिंग स्टाइल या फिर लिखने की कला। तो वॉइस मतलब भाषण में भी तो डिक्शन होता है, जब कोई बोलता है वक्ता तो वहाँ एक वो पर्टिकुलर वॉइस एस्टेब्लिश करना चाहता है, और या फिर लेखन में एक पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल यानी लेखन शैली स्थापित करना चाहता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिक्शन यानी कि डिक्शन के प्रकार। बेसिकली मौलिक रूप से, मूलभूत रूप से देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिक्शन, 8 प्रकार का डिक्शन है। फॉर्मल डिक्शन यानी कि औपचारिक डिक्शन। द फॉर्मल डिक्शन इज जनरली यूज्ड, तो जो औपचारिक डिक्शन है या औपचारिक शब्दावली है, इज जनरली यूज्ड प्रायः प्रयोग की जाती है, इन राइटिंग लिखने में, एन एसे एक निबंध, डिजर्टेशन एक छोटा सा शोध प्रबंध होता है, जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ एमए में लिखा जाता है, बच्चे डिजर्टेशन लिखते हैं। एमए में फाइनल में हमारे यहाँ 5 पेपर होते हैं, तो उनमें से जो 5th पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। उनमें आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर और बहुत सारे लिटरेचर्स हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक डिजर्टेशन लिख सकते हैं। तो वो एक छोटा शोध प्रबंध होता है, यानी कि एक तरीके से आप रिसर्च करते हैं कोई और एक डिजर्टेशन लिखते हैं, एक छोटी थीसिस होती है। और पीएचडी में थोड़ा बड़ा होता है डिजर्टेशन, उसको थीसिस बोलते हैं, पीएचडी थीसिस। तो ये क्या है? राइटिंग एन एसे। तो ये जो फॉर्मल डिक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है निबंध लिखने में, डिजर्टेशन यानी कि शोध प्रबंध लिखने में, बिजनेस लेटर यानी कि व्यावसायिक पत्र लिखने में, और या फिर अदर फॉर्मल कम्युनिकेशन दूसरे औपचारिक संप्रेषण में। देयर शुड नॉट बी यानी कि नहीं होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी यूज्ड यानी नहीं प्रयोग करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस।
कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ कर छोटा कर देना। जैसे कि इज़ नॉट को हम छोटा कर देते हैं, इज़ंट बोल देते हैं। डज़ नॉट को हम डज़ंट या और डू नॉट को हम डोंट कह देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्मल डिक्शन में या फॉर्मल लेटर में या डिज़र्टेशन में या बिजनेस लेटर में नहीं यूज़ करने चाहिए। एंड कॉलोक्वियलिज्म, कॉलोक्वियलिज्म या स्लैंग ये बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। कॉलोक्वियलिज्म बोलचाल की भाषा होती है, तो ये हम फॉर्मल लेटर्स में या डिजर्टेशंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर गलत किया है तो वो गलत है। स्लैंग भी वही है, कॉलोक्वियलिज्म या बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज, अनौपचारिक भाषा। देन इनफॉर्मल डिक्शन यानी कि अनौपचारिक शब्दावली। इट इज़ जनरली यूज्ड, इसका प्रायः प्रयोग किया जाता है फॉर पर्सनल पर्पस, व्यक्तिगत उद्देश्य से। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए whom we know well, जिनको हम अच्छे से जानते हैं। जैसे कि अपने दोस्त को अगर आप लेटर लिखते हैं, अपने मम्मी पापा को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं या रिलेटिव्स को लिखते हैं। अब तो पत्र कोई लिखता ही नहीं, अब तो व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है, ईमेल चला जाता है। तो जब पहले पत्र लिखे जाते थे, अभी भी अगर आप पत्र लिखते हैं अपने जान पहचान के लोगों को, तो वो क्या है, वहाँ इनफॉर्मल डिक्शन होता है, वहाँ आप अनौपचारिक शब्दावली प्रयोग करते हैं। इट इज़ समटाइम्स रेफर टू, कभी कभी इसको रेफर किया जाता है, इसको कहा जाता है एज वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर मतलब कि बोली, विच मीन्स एवरीडे स्पीच, जिसका मतलब होता है कि रोज़मर्रा की भाषा। जेम्स जॉयस ये एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। इन हिज नॉवल, अपने नॉवल यूलिसिस में, तो इन्होंने एक नॉवल लिखा है यूलिसिस, जो कि बहुत फेमस है। और उसमें क्या किया है इन्होंने, यूज्ड प्रयोग किया है आउटलैंडिश नॉन स्टैंडर्ड डिक्शन। आउटलैंडिश यानी कि अनकन्वेंशनल, गैर परंपरागत, और नॉन स्टैंडर्ड जो कि स्तरीय नहीं है, डिक्शन यानी कि शब्दावली। शेक्सपियर हैज़ अ रिमार्केबली यूनिक डिक्शन। शेक्सपियर का एक मतलब रिमार्केबली मतलब उल्लेखनीय रूप से यूनिक अद्भुत डिक्शन शब्दावली है। और एटलीस्ट या फिर कम से कम, इट साउंड्स ये लगती है, दैट वे इस प्रकार की, टू अस हमको, टुडे आज। तो शेक्सपियर की जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। और कभी कभी शेक्सपियर ने उसमें काफ़ी कॉलोकियल लैंग्वेज और स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, जो कि जनरली हम फॉर्मल राइटिंग में नहीं करते। फिर है पेडेंटिक डिक्शन। पेडेंटिक डिक्शन में क्या है, देखिए, वन अ राइटर, जब एक लेखक इज़ हाईली डिटेल्ड यानी बहुत ज़्यादा डिटेल्स यानी कि विस्तार में, और एकेडमिक या फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक मतलब कि बहुत एजुकेटेड या बहुत इंटेलेक्चुअल होता है इन देयर राइटिंग, अपने लेखन में, दिस डिक्शन इज़ यूज्ड। तो ये पेडेंटिक डिक्शन यूज़ किया जाता है। पेडेंटिक को आप मान लीजिए कि पांडित्य प्रदर्शन करना जो पेंडेंट तो वो गले में पहनते हैं, वो होता है। पेडेंट का मतलब है अ पर्सन हु शोज हिज इंटेलिजेंस, यानी एक तो इंटेलिजेंस होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन हर जगह नहीं दिखाता फिरता वो अपनी इंटेलिजेंस को। और एक ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस है और उसको दिखाते हैं लोग, प्रदर्शित करते हैं, तो वो पेडेंट कहलाते हैं। तो when a writer is highly detailed or academic in his writing, तो जब कोई एक लेखक बहुत डिटेल में या विस्तार में या फिर इंटेलेक्चुअल रूप से अपना लेखन कार्य करता है, दिस डिक्शन इज़ यूज, तो ये डिक्शन, ये शब्दावली उसके द्वारा
प्रयोग की जाती है। वर्ड्स आर चोजन यानी शब्द चुने जाते हैं, स्पेसिफिकली यानी विशेष रूप से, टू कन्वे यानी कि संप्रेषित करने के लिए, ओनली वन मीनिंग केवल एक अर्थ। इट इज समटाइम्स यूज्ड कभी कभी इसको प्रयोग किया जाता है, इन लिटरेचर यानी साहित्य में, व्हेन कैरेक्टर्स स्पीक जबकि पात्र बोलते हैं, इन हाईली एजुकेटेड मैनर बहुत ज़्यादा शिक्षित तरीके से। इसके बाद आता है कॉलोकियल डिक्शन। कॉलोकियल मतलब कि बोलचाल की भाषा। कॉलोकियल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यानी बोलचाल के शब्द और अभिव्यक्तियाँ, आर इनफॉर्मल ये अनौपचारिक होते हैं, इन नेचर अपनी प्रकृति में, एंड जनरली और प्रायः, रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं, अ सर्टेन रीजन एक निश्चित क्षेत्र का, और टाइम या समय का। एंट एंड रियल यानी ये आपने देखा होगा, जैसे कि जॉन गोल्सवर्दी की एक स्टोरी है क्वालिटी, उसमें आप देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, वो इस तरीके के बहुत वर्ड्स यूज़ करता है, और भी जगह आप पाएंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अक्सर उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में मिलते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोकियल एक्सप्रेशंस, तो ये कुछ उदाहरण हैं कॉलोकियल एक्सप्रेशन के यानी बोलचाल की भाषा के। बॉर्न इन रूरल एरियाज़, तो ये कहाँ के एक्सप्रेशंस अक्सर होते हैं, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के। इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के। स्लेंग डिक्शन, स्लेंग जो भाषा है ये भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल भाषा है। तो जो अभी इनफॉर्मल डिक्शन ऊपर बताया गया, कॉलोकियल डिक्शन बताया गया, स्लेंग डिक्शन बताया गया, तो ये सारे इनफॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा अनौपचारिक। क्योंकि देखिए जब हम लिखते हैं तो अलग तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं, जब बोलते हैं तो अलग तरीके के शब्द प्रयोग करते हैं, और बोलने में भी जैसे कि आप मान लीजिए अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, तो थोड़ी अलग सभ्य भाषा में बात करते हैं। आप घर में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो थोड़ी आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी नीचे आ जाती है। आप गुस्सा भी कर सकते हैं मम्मी पापा से, लेकिन टीचर पे नहीं कर पाते, प्रिंसिपल से नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है। दोस्तों के साथ तो आप क्या भाषा यूज़ करते हैं, तो ये सब स्लेंग डिक्शन होता है। जो आप दोस्तों के साथ अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं वो स्लेंग होता है, बहुत इनफॉर्मल होते हैं आप। स्लेंग कैन बी अ न्यू वर्ड, अ शॉर्टेंड और मॉडिफाइड वर्ड, और वर्ड्स दैट टेक ऑन अ न्यू मीनिंग। तो ये कुछ नए शब्द हो सकते हैं, कुछ छोटे किए हुए शब्द हो सकते हैं, और कुछ मॉडिफाइड यानी कि सुधारे गए शब्द हो सकते हैं जिन्हें आप अपनी हिसाब से ढाल लेते हैं। और वर्ड्स या फिर ऐसे शब्द दैट टेक ऑन अ न्यू मीनिंग, जो कि एक नया अर्थ ले लेते हैं। तो जैसे कि आप आपस में दोस्त को बोलते हैं हे ब्रो, मैंने अक्सर लड़कों को बोलते देखा है, मेरे बेटे खुद एक दूसरे को बोलते हैं हे ब्रो। तो ये ब्रो कहाँ से आया, ब्रदर है शब्द तो भाई, लेकिन आपने एक नया वर्ड बना लिया है अपने आप, हे ब्रो। तो ये जो ब्रो है वो आपका स्लेंग है यानी इनफॉर्मल है। इसको आप लिटरेचर में तो नहीं लिख सकते, आप अपना जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कहीं ब्रो तो नहीं लिख सकते, आप व्हाट्सएप पे ही तो ब्रो लिख सकते हो। दीज वर्ड्स आर एग्रो इंस्टेड ऑफ एग्रावेटेड, तो ये शब्द हैं, जैसे मैंने अभी आपका बताया कि ब्रदर को आप लोग ब्रो बोलते हैं, तो ऐसे ही एग्रावेटेड को एग्रो बोलते हैं। हिप, तो ये जो हिप वर्ड है विच मीन्स ट्रेंडी, जिसका मतलब होता है ट्रेंडी, जो कि ट्रेंड में चल रहा है। तो हिप हॉप वर्ड बहुत चल रहा है इस तरीके से, यानी जो ट्रेंड में चल रहा है, जो इस वक्त है ट्रेंड, तो उसको बोलते हैं हिप। एंड थ्रो शेड,
थ्रो शेड यानी कि परछाई डालना हुआ वैसे तो इसका मीनिंग, लेकिन इसका मतलब है विच इज़ टू लॉब एंड इंसल्ट, यानी किसी व्यक्ति की इंसल्ट कर देना पब्लिकली, किसी की। हमारे यहाँ कहते हैं हमारी यूपी में कि भैया हिंदी कर दी इसने, तो हमारी हिंदी कर दी, हमारी मतलब कि हमारी इंसल्ट कर दी। तो ऐसे ही जो अंग्रेज़ लोग हैं वो बोलते हैं थ्रू शेड, उसने मेरे ऊपर परछाई फेंक दी। तो जैसे हम बोलते हैं भैया हिंदी कर दी हमारी, तो मतलब हमारी इंसल्ट कर दी, वैसे ही उनके ऊपर अगर परछाई फेंक दी यानी थ्रो शेड, तो उनकी इंसल्ट हो गई, यानी पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, इंसल्ट कर दी एट समवन, यानी कि किसी व्यक्ति की। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन। व्हेन अ राइटर यूजेस, जब एक लेखक प्रयोग करता है वर्ड्स शब्द टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, समथिंग कोई चीज़, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, यानी कि अमूर्त। तो कोई अमूर्त चीज़ को एक्सप्रेस करना जब चाहता है लेखक, जैसे कि लाइक एन आइडिया, जैसे कि कोई एक विचार, और एन इमोशन या फिर एक भावना। अब जैसे काइंडनेस है, दया है, तो दया को ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, है ना, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, तो इमोशन है एक दया, लेकिन इसको महसूस करते हैं। तो उसके लिए जो शब्दावली आएगी वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन होगा। एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस जो कि अमूर्त वाक्यांश होते हैं, ऑफन अक्सर लैक, उनमें कमी होती है, फिजिकल डिटेल, फिजिकल यानी कि भौतिक, डिटेल वर्णन की, भौतिक वर्णन की, एंड स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी यानी कि विशेष, स्पेसिफिक होता है कोई चीज़ खास विशेष, तो स्पेसिफिसिटी विशेषता की, बिकॉज क्योंकि दे आर थिंग्स, वो ऐसी चीज़ें हैं, द रीडर जिनको कि पाठक कैन नॉट एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर सकता, थ्रू देयर 5 सेंसेस, अपने 5 सेंसेस के माध्यम से, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, तो उनके माध्यम से रीडर उनको महसूस नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर रीडर आया है और यहाँ पर देयर लगा दिया, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, या तो यहाँ रीडर्स होना चाहिए था, रीडर्स कैन नॉट एक्सपीरियंस थ्रू देयर 5 सेंसेस, तो इसमें रीडर्स या तो यहाँ एस कर लीजिए या फिर यहाँ देयर की जगह हिज कर लीजिए। इसके बाद है कंक्रीट डिक्शन। कंक्रीट मतलब कि मूर्त, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, जिसको आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चख सकते हैं, और कंक्रीट वो हुआ जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, तो वो कंक्रीट डिक्शन हुआ, यानी कि मूर्त शब्दावली। तो कंक्रीट डिक्शन इज, यानी जो मूर्त शब्दावली है वो है द यूज़ ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग, फॉर देयर लिटरल मीनिंग, उनके लिटरल मीनिंग यानी कि जो वास्तविक अर्थ है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि उसने लिटरली हमें खा लिया, किसी ने किसी को, एक तो होता है कान खाना, जैसे बोलते हैं कान खाना, अगर वास्तव में आप किसी का कान काट लें, खा लें, तो इसको कहते हैं अरे उसने तो लिटरली कान खा लिया। तो लिटरल होता है मतलब वास्तविक, देयर लिटरल मीनिंग, तो उनके वास्तविक अर्थ के लिए, एंड ऑफन और अक्सर, रेफर टू यानी कि इंगित करते हैं, थिंग्स उन चीज़ों को, दैट अपील जो कि अपील करती हैं, टू द सेंसेस हमारी इंद्रियों को, जो हमारी इंद्रियों को अपील करती हैं, मतलब हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं। द मीनिंग इज़ नॉट ओपन, तो ये जो मीनिंग है वो नहीं खुला होता है, टू इंटरप्रिटेशन व्याख्या के लिए, बिकॉज क्योंकि द राइटर लेखक इज स्पेसिफिक यानी विशेष होता है, एंड डिटेल्ड और डिटेल में वर्णन करता है, इन देयर फ्रेजिंग अपनी शब्दावली में। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मीनिंग इज़ नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन,
जो अर्थ है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि लेखक ने जो फ्रेजिंग की है यानी कि जो शब्दावली प्रयोग की है वो स्पेसिफिक है, यानी कि विशिष्ट है और डिटेल्ड है। देखिए क्योंकि अब मैंने जैसे आपको यहाँ कहा था कि आप दया को ना छू सकते हैं, दया को कैसे आप मतलब बताएंगे कि दया क्या है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि किताब, तो आप कोई भी किताब हाथ में लेंगे और हमें दिखा देंगे, है ना। अब ये थी क्लिप, है ना, ये हम अब मैंने शब्द लिखा क्लिप, CLIP क्लिप, तो ये वो क्लिप है जो हम कपड़ों में लगाते हैं। हाँ, तो ये क्या है, कंक्रीट चीज़ है, आपको दिख रही है सामने, तो ये कंक्रीट डिक्शन हुआ। अब इसकी इंटरप्रिटेशन तो कुछ नहीं की जा सकती भाई। लेकिन जो शब्द था दया, अब दया हम कैसे दिखाएं, क्या चीज़ है दया, तो उसकी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि दया ये है, दया वो है। देखिए कि किसी मतलब कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना, ये दया है। तो हम क्या है उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो चीज़ कंक्रीट है उसको हम इंटरप्रेट नहीं करते। देन पोएटिक डिक्शन, इट इज़ ड्रिवन बाय लिरिकल वर्ड्स। तो इट इज़ ड्रिवन यानी कि ये पैदा होता है, ये क्रिएट किया जाता है बाय लिरिकल वर्ड्स, यानी कि जो लिरिकल का मतलब हुआ काव्य का, यानी काव्यात्मक शब्दों से, दैट रिलेट टू अ स्पेसिफिक थीम। दैट रिलेट टू यानी कि जो संबंधित होते हैं, अ स्पेसिफिक यानी एक विशिष्ट थीम से, रिफ्लेक्टेड इन अ पोइम, जो कि एक पोइम में, एक कविता में प्रदर्शित होती है। तो एक कविता की विषय वस्तु से यानी थीम से संबंधित जो शब्दावली है वो दिखाई देती है उस पोइम में। एंड क्रिएट अ यूफोनियस और हारमोनियस साउंड। तो जो यूफोनियस मतलब कि सुरीला, स्वीट साउंडिंग, रिदमिकल, जो रिदम में है, जो एक ताल में है, जो एक लय में है। तो क्रिएट यानी पैदा करता है, अ यूफोनियस यानी एक सुरीला, और हारमोनियस, हारमोनियस भी मतलब लयबद्ध होता है, साउंड आवाज़। तो पोइटिक डिक्शन यानी वो शब्द जो कि विशेष रूप से कविता में जिनका चयन किया जाता है एक लय, एक ताल, एक सुर पैदा करने के लिए काव्य में। और इसी से रिलेटेड और टर्म्स हैं, संबंधित शब्दावली है ईडियम। वैसे तो ईडियम्स, देखिए आपने ईडियम फ्रेजेस याद किए होंगे, तो ईडियम क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है जो कि एस्टेब्लिश किया जाता है यूसेज के द्वारा, यानी कि प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा लिखने में, बोलने में, और उसका एक अलग अर्थ होता है जो कि जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनको पता होता है। आपने बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेस याद किए हैं, जैसे कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपने याद किया होगा। इडियम्स फ्रेजेस आते हैं एग्जाम में, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, देखिए अगर इन शब्दों को हम अलग अलग रख दें, एप्पल यानी कि सेब होता है, ऑफ का, डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, तो अब इनका वो मतलब तो नहीं निकला, यानी झगड़े का सेब, झगड़े का सेब तो क्या आप कहेंगे, झगड़े का सेब क्या होता है, तो कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है ईडियम, उसका मतलब होता है कि झगड़े की जड़। अब ये एप्पल क्यों यूज़ किया भाई, झगड़े की रूट कहना चाहिए था, रूट ऑफ डिस्कॉर्ड कहना चाहिए था झगड़े की जड़ को। तो जो आपको एक कहानी सुनाऊं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आया कहाँ से, ये जो इडियम है ये आया कहाँ से। यूनान के जो देवी देवताएं हैं उनकी बड़ी कहानियां हैं, आप जितना लिटरेचर में आगे घुसेंगे यूनान के देवी देवताओं की खूब कहानियां पढ़ेंगे। तो यूनान के जो देवता हैं उनका राजा जो किंग है जियस ने एक दावत दी, और वो दावत किसकी थी, शादी की दावत थी। शादी किसकी थी, पेलियस और थेटिस की थी।
ये एक्लीज के माता पिता हैं। आपने एक और ईडियम याद किया होगा, एक्लीज हील, एक्लीज की एड़ी, यानी उसकी एड़ी कमज़ोर थी। किसी भी व्यक्ति का जो कमज़ोर पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है, उसको एक्लीज हील कहा जाता है। तो जो एक्लीज है उसके माता पिता की जब शादी हुई थी, पेलियस और थेटिस उसके माता पिता थे। तो देवताओं ने उस शादी का जश्न मनाने के लिए एक दावत की दी। उस दावत में एक देवी को नहीं बुलाया। अब वो जो देवी थी उसका नाम था एरिस, ERIS, एरिस। ये एरिस क्या थी? ये झगड़े की देवी थी। तो भाई अब जो औरत झगड़ालू होगी उसको से तो लोग बचते हैं ना, भैया इसे मत बुलाओ, अच्छे खासे जश्न में ये बाधा डाल देगी। तो एरिस को नहीं बुलाया देवताओं ने और जश्न मनाने लगे, अपने दावत में मस्ती करने लगे सारे देवी देवता। एरिस को जब ये पता चला कि मुझे दावत में नहीं बुलाया गया, तो झगड़े की देवी तो थी ही, आया उसको गुस्सा। एक उसने एप्पल लिया, गोल्डन एप्पल, सोने का बना हुआ एक सेब, और उस सेब पर लिखा टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लिए। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लिए लिखने के बाद उस एप्पल को डाल दिया वहाँ जहाँ 3 देवियाँ बैठी हुई थीं। ये 3 देवियाँ थीं हेरा, HERA, हेरा, एथेना, ATHENA, एथेना, और एफ्रोडिट, APHRODITE, एफ्रोडिट। तो इनमें जो हेरा थी वो थी देवी जो कि शादी विवाह का वो देखती है, लोगों की शादियां तय करवाती है, विवाह तय करवाती है। और जो एथेना थी वो ज्ञान की देवी थी, और जो एफ्रोडिट है वो लव और ब्यूटी, यानी प्यार और खूबसूरती की देवी थी। इनके नाम आप चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। जो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लिटरेचर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये सब बहुत फेमस देवी देवता हैं, इनके नाम अक्सर लिटरेचर में रिपीट होते रहते हैं। तो एफ्रोडिट जो देवी है वो लव एंड ब्यूटी की देवी है, नोट कर लीजिएगा। हेरा विमेन एंड मैरिज की देवी है, नोट कर लीजिएगा। एथेना ज्ञान की देवी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो देवी देवताएं हैं ना, ग्रीक अलग हैं और रोमन अलग हैं। तो एथेना जो ज्ञान की देवी है जो वो यूनान की है, और रोमन ज्ञान की देवी है मिनर्वा। ऐसे ही एफ्रोडिट ग्रीक लव एंड ब्यूटी की देवी है, और रोमन देवी है वीनस। खैर, अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। तो इन 3 देवियों के पास आयरिस ने, एरिस, ERIS, एरिस नाम है उसका, तो एरिस ने वो सेब डाल दिया। अब इन तीनों देवियों ने देखा वो सेब, तो अब वो बोलने लगी कि भाई ये मेरे लिए है। एथेना बोली कि भाई मैं हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मेरे लिए है सेब। हेरा बोली कि नहीं, मैं हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल, मेरे लिए है ये सेब। उधर एफ्रोडिट जो कि खुद लव एंड ब्यूटी की देवी है, प्यार और खूबसूरती की देवी है, तो वो बोली नहीं, तुम सब के लिए नहीं है, तुम दोनों के लिए, ये मेरे लिए है सेब। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया देवियों में। अब वो गई राजा के पास, जियस, कि भाई आप डिसाइड करो कि हम तीनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, और ये एप्पल आप उसी को दे दो। अब देवता लोग तो आप जानते हो कितने चालाक होते हैं। तो जियस ने, अब एक देवी को अगर देता है तो बाकी की 2 देवियां गुस्सा हो जाएंगी ना, नाराज़ हो जाएंगी, तो कौन ले भाई, देवियों की नाराज़गी कौन झेले। तो जियस ने क्या कहा कि एक इंसान है धरती पर, एक लड़का है, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस, वो खूबसूरती को बहुत अच्छे से समझता है, यानी एक एस्थेटिशियन है वो। तो कौन ज़्यादा खूबसूरत है वो सबसे अच्छे तरीके से बताएगा। आप तीनों वहाँ जाओ उसके पास। तो तीनों देवियाँ पहुँची पेरिस के पास, जो कि ट्रॉय का राजकुमार था। तो वहाँ जाकर अपने पास बुला के हेरा ने कहा कि देखो, तुम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत घोषित कर दो ना,
तो मैं तुम्हें यूरोप और एशिया का राजा बना दूंगी। इधर जो वो थी एथेना, एथेना ज्ञान की देवी थी, उसने कहा तुम मुझे द मोस्ट ब्यूटीफुल घोषित कर दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बना दूंगी। और उधर जो एफ्रोडिट थी, प्यार और खूबसूरती की देवी, उसने कहा तुम मुझे घोषित कर दो मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लड़की है, महिला है, उसको मैं तुम्हारे प्यार में डाल दूंगी। अब भाई आप जानते हैं 18-20 साल का लड़का, तो उसे कौन सा ऑफ़र पसंद आएगा? उसको पसंद आया एफ्रोडिट का ऑफ़र, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसके प्यार में। तो उसने लिया एप्पल और दे दिया एफ्रोडिट को और घोषित कर दिया कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद की भी कहानी जो इलियड एपिक है, होमर ने लिखा है, उसमें है। तो ये जो हेलेन थी वो मेनेलॉस की पत्नी थी, और पेरिस जब गया घूमने स्पार्टा, तो हेलेन को पेरिस से प्यार हो गया, जैसा कि एफ्रोडिट ने वादा किया था, और पेरिस उसको लेकर भाग आया ट्रॉय। अब स्पार्टा की महारानी को ट्रॉय का राजकुमार उठा के ले गया, तो स्पार्टा के लिए तो ये डूब मरने वाली बात थी, यूनानियों के लिए डूब मरने वाली बात थी। तो सारे यूनानी जितने राज्य थे सब इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर अटैक किया, कहाँ? ट्रॉय के ऊपर। और ट्रॉय को वो 10 साल तक घेरे रहे। ट्रॉय क्योंकि एक वॉल्ड सिटी था, उसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी, तो वो अंदर तो नहीं घुस पाए, 10 साल तक घेरा डाले रहे। उसके बाद जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने एक योजना बनाई कि एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जाए जो अंदर से खोखला हो, उसके अंदर कुछ सैनिक घुस जाएं, बाकी सैनिक छिप जाएं। तो यही उन्होंने योजना बनाई और उसमें कुछ लोग घुस गए, और फिर क्या हुआ कि बाकी लोग छिप गए। ट्रॉय के लोगों ने देखा, अरे वाह, ये तो भाग गए सारे स्पार्टन्स, और वो खुशी में वो उस घोड़े को अंदर ले आए। रात को खूब नाचे गाए, जश्न मनाया और दारू पी और सो गए। रात को निकले स्पार्टन्स घोड़े के पेट से, पूरे ट्रॉय के लोगों को जो मेल्स थे सबको मार काट के, अपनी रानी हेलेन को लेके और उनकी जो भी स्त्रियां मिली उनको भी लेके चले गए और पूरे ट्रॉय को आग लगा गए। तो ये था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अच्छा, मैं कहानी कहाँ से शुरू हुई देखिए, तो ईडियम बता रही थी मैं कि ईडियम क्या होता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो ईडियम था उसने क्या करवाया, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको तो ईडियम को अब आप कभी भूलेंगे नहीं मेरे हिसाब से, झगड़े की जड़। अच्छा, ईडियम का एक मतलब और होता है जो यहाँ कहने का तात्पर्य है, इट इज़ अ सिनोनिम फॉर डिक्शन। ये एक सिनोनिम है, यानी कि समानार्थी शब्द है डिक्शन का। इट्स द वे अ पर्टिकुलर ऑथर और ग्रुप ऑफ ऑथर्स, इट्स द वे वो तरीका है, अ पर्टिकुलर ऑथर एक विशेष लेखक या ग्रुप ऑफ ऑथर्स या फिर लेखकों का समूह, चूज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, चुनते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो ईडियम का एक मतलब ये हुआ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर एक शब्द समूह जो कि लेखक अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए चुनते हैं। फिर है डायलैक्ट। द रीजनल सब लैंग्वेजेस आर कॉल्ड डायलैक्ट। तो जो रीजनल मतलब कि क्षेत्रीय, सब लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी है, तो हिंदी एक लैंग्वेज है लेकिन इसकी बहुत सारी सब लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि अवधी भाषा है, जो रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वो अवधी भाषा में लिखी है। या सूरदास जी ने अपने जो पद लिखे हैं, सूरसागर लिखा है, तो वो किस में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। तो ये जो ब्रज भाषा है और या फिर अवधी भाषा है, ये क्या हुई? सब लैंग्वेजेस हुई हिंदी की। भोजपुरी भाषा है, वो भी एक सब लैंग्वेज है हिंदी की। तो इनको क्या कहा जाता है? डायलैक्ट, यानी कि बोली। और अभी मैंने आपको बताया था कि चौसर ने एक डायलैक्ट चुनी थी अपने लेखन कार्य के लिए, एक बोली जिसका नाम था ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट।
जो कि आगे चलकर बनी इंग्लिश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इन एडिशन टू हैविंग अ डिफरेंट एक्सेंट, यानी इन एडिशन टू का मतलब होता है अलावा, हैविंग अ डिफरेंट एक्सेंट, एक अलग एक्सेंट। एक्सेंट होता है मतलब कि जो बोलने का लहजा है, जैसे कि हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है। हम कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो ये स्टैंडर्ड हिंदी हुई, तुम क्या कर रहे हो। और यही जब ब्रजभाषा में कहा जाएगा तो कहेंगे तू क्या कर रहा है ना। और भी अलग भाषाएं ये हमारे यहाँ तो बोली जाती है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि ब्रजभाषा में बोलते हैं तू क्या कर रहा है। तो ये डिफरेंट एक्सेंट हुआ, है ना, अलग तरीके से बोली गई, हिंदी वही थी, मतलब भी वही था, तो डिफरेंट एक्सेंट हुआ। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स, यानी जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, ऑल्सो हैव यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, तो उनका यूनिक मीन्स अद्वितीय, अलग अलग, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, शब्दों का चयन होता है, एंड फ्रेजेस और शब्दावलियों का, दैट एग्जिस्ट नोवेयर, जो कि कहीं और अस्तित्व में नहीं होता, नोवेयर एल्स, यानी जो शब्दावली हमारे ब्रज भाषा में बोली जाती है वो कहीं और नहीं अस्तित्व में होती, वो दूसरी जगह पर नहीं मिलती वो शब्दावली। जैसे आप वहाँ देखिए भोजपुरी में तुमको बोलते हैं रउआ, रउआ क्या कर रहे हो, मतलब रउआ मतलब तुम या आप क्या कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम हिंदी में बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, और भोजपुरी में बोलते हैं रउआ। तो ये जो रउआ वर्ड है ये ना तो ब्रज भाषा में मिलता है, ना स्टैंडर्ड हिंदी में कहीं मिलता है, ना कहीं और बोली में मिलता है, स्पेशली केवल भोजपुरी में मिलता है। तो ये यूनिक होते हैं, यानी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट एग्जिस्ट नोवेयर एल्स, जो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते, अस्तित्व में नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डिक्शन वेरीज, जो डिक्शन है, जो शब्दावली है, वेरीज मतलब विविध होता है, भिन्न होता है, ट्रेमेंडसली मतलब विशाल रूप से, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। अब आता है जार्गन। सर्टेन प्रोफेशंस, जार्गन क्या होता है, एक विशेष शब्दावली, किसी विशेष प्रोफेशन की शब्दावली। आप देखिए कि जो मेडिकल की लैंग्वेज है वहाँ जो वोकेबलरी है, मेडिकल टर्म्स हैं, हमारी समझ में नहीं आते, भले ही हमको खूब इंग्लिश आती है, लेकिन मेडिकल टर्म्स बिल्कुल समझ में नहीं आते क्योंकि वो अलग है, उसको इसलिए बोला जाता है जार्गन। तो सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ निश्चित व्यवसाय, सच एज लॉ, जैसे कि कानून है, बिजनेस या व्यापार है, जो कॉमर्स की लैंग्वेज है वो भी अलग होती है, एंड गवर्नमेंट, और जो सरकारी भाषा है, ऑल्सो हैव देयर ओन सॉर्ट ऑफ डिक्शन, उनका अपना स्वयं का डिक्शन होता है, मतलब शब्दावली होती है, दैट एक्ट्स, जो कि कार्य करती है, लाइक अ मिनी डायलेक्ट, एक छोटी बोली की तरह। वी कॉल हिम नहीं आएगा, दैम का आएगा या फिर इट आएगा, हिम तो किसी पर्सन के लिए आता है तो यहाँ इट आएगा। वी कॉल इट जार्गन, हम इसको जार्गन कहते हैं। बट इट कुड ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड, लेकिन इसको हम वर्णन कर सकते हैं एज द यूनिक डिक्शन, ये कहकर भी कि ये अद्वितीय शब्दावली है ऑफ ईच प्रोफेशन, हर व्यवसाय की। तो ये तो हुआ डिक्शन पर डिस्कशन, काफ़ी लंबा हो गया। जो कुछ आपने अभी सुना पढ़ा, जो कहानी मैंने सुनाई, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ग्रीक पोइट होमर है उसने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है जिसकी कि ये कहानी थी, और उस महाकाव्य का नाम है इलियड। ये वो भी आपको याद रखना है, ग्रीक पोइट होमर ने इलियड लिखा है और दूसरा महाकाव्य ओडिसी लिखा है। और ओडिसी की कहानी अलग है, वो यूलिसिस एक योद्धा था, उसके जीवन पर आधारित है। तो ये सारे कैरेक्टर्स और ये कहानी ज़रूर याद रखिए, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ये कहानी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अगली डिवाइस, वो है इमेजरी। इमेजरी मतलब कि बिंब या चित्र, यानी तस्वीरें। अब कोई कलर या ब्रश
होता नहीं लेखक के पास जिससे वो चित्र बनाए, वो प्रतिबिंब बनाए, तो वो क्या यूज़ करता है, वो शब्द यूज़ करता है। उसके पास शब्द होते हैं तो वो शब्दों से ही चित्र बनाता है। तो इमेजरी इज़ अ विजुअल सिंबोलिज्म। तो जो इमेजरी है यानी बिंब है वो क्या है, चित्र है, इज़ अ विजुअल सिंबोलिज्म। विजुअल यानी कि जो दृष्टि से संबंधित है, सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीक। तो इमेजरी क्या है, विजुअल सिंबोलिज्म है, यानी कि दृष्टि वाला प्रतीक है जिसको हम क्योंकि हमारे सामने तो शब्द होते हैं तो उन शब्दों को हम पढ़ते हैं, अपनी आँखों से पढ़ते हैं और अपने दिमाग में उन सिंबल्स के आधार पर हम इमेज बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज। ये क्या है, एक फिगर होती हैं, अलंकार होते हैं, तो फिगरेटिव लैंग्वेज है यानी कि अलंकारिक भाषा है। दैट इवोक्स, जो कि पैदा करती है, बनाती है, अ मेंटल इमेज, एक मेंटल यानी जो हमारे दिमाग में बनती है यानी कि मानसिक, इमेज यानी कि तस्वीर, और अदर काइंड्स ऑफ सेंस इम्प्रेशंस, या फिर अदर काइंड्स ऑफ दूसरे प्रकार के सेंस यानी कि जो इंद्रियां होती हैं, इम्प्रेशंस प्रभाव, तो इंद्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कुछ चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हमको शब्दों के माध्यम से सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें हम शब्दों के माध्यम से सूंघते हैं, तो ये सेंस इम्प्रेशंस कहलाते हैं, यानी हमारी इंद्रियों पर पड़ने वाला प्रभाव। स्पेशली इन अ लिटरेरी वर्क, यानी विशेष रूप से एक साहित्यिक कृति में, एंड ऑल्सो इन अदर एक्टिविटीज़, और इसके अलावा दूसरे क्रियाकलापों में भी, सच एज साइकोथेरेपी, जैसे कि साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा में। इट्स टाइप्स, इसके कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं इमेजरी के। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ सेंसरी इमेजरी, यानी 5 मेजर मुख्य टाइप्स, प्रकार होते हैं ऑफ सेंसरी इमेजरी। सेंसेस होती हैं हमारी इंद्रियां, इमेजरी तस्वीर, तो हमारी इंद्रियों से संबंधित तस्वीर 5 प्रकार की होती हैं और 5 ही तो हमारी इंद्रियां होती हैं। ईच करस्पॉन्डिंग टू, यानी ये प्रत्येक इमेजरी यानी से बिंब, करस्पॉन्डिंग टू मतलब संबंधित होता है, अ सेंस एक इंद्री से, फीलिंग, एक्शन और रिएक्शन, यानी एक फीलिंग भावना होती है, एक्शन क्रियाकलाप होता है, रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है। विजुअल इमेजरी, तो सबसे पहली है विजुअल इमेजरी। इट परटेन्स टू, ये संबंधित होती है, विजुअल सीन्स, यानी विजुअल जिनको हम देख सकते हैं, सीन्स दृश्य, देखे जाने वाले दृश्यों से, पिक्चर्स तस्वीरों से, ग्राफिक्स चित्रों से, और द सेंस ऑफ साइट, या फिर हमारा जो इंद्री है, जो सेंस ऑफ साइट देखने की इंद्री है, यानी हमारी आँखों से संबंधित। तो लेखक कुछ ऐसी तस्वीरें खींचता है जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे नदियों का वर्णन होता है, कहीं पहाड़ों का वर्णन होता है, और जैसे हरियाली का वर्णन होता है, तो वो सब हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं, सेंसुअल इमेजेस, सबसे ज़्यादा कीट्स में पाई जाती हैं। मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं कीट्स की पोइम्स। ओड टू अ नाइटिंगेल, कितनी सारी इमेजेस थी। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, उसमें कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस थी, जिसमें कि एक लड़कियां आगे भाग रही है, एक लड़की, और एक उसका जो प्रेमी है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन वो लड़की जो है वो दूर है और प्रेमी उसका पीछे है, और वो तो कीट्स कहता है कि तुम इसको कभी नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है वो अमर रहेगा, क्योंकि जब तक ये अर्न है, इस अर्न पर जब तक ये अर्न रहेगा तुम्हारा प्यार भी बना रहेगा, लेकिन तुम इसको कभी पकड़ नहीं पाओ। तो ये एक तस्वीर डिस्क्राइब की है जॉन कीट्स ने, और वो तस्वीर हमारे दिमाग में सजीव हो जाती है जब हम पढ़ते हैं उस पोएम को। तो ये विजुअल इमेजरी हुई। देन वी हैव ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी यानी कि कानों से संबंधित, श्रव्य कह सकते हैं आप इसको, सुनने लायक तस्वीर।
तो इट पर्टेन्स टू द सेंस ऑफ हियरिंग, इट पर्टेन्स टू यानी कि ये संबंधित होती है टू द सेंस ऑफ हियरिंग यानी श्रव्य इंद्री से, कानों से। म्यूजिक, साउंड्स और नॉइजेस, तो इसमें क्या आता है, म्यूजिक यानी संगीत, साउंड्स आवाज़ें, और नॉइजेस शोर। तो जब आपने मेरे साथ पढ़ी थी ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो उसकी पहली लाइन थी द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो ऐसा लगा जैसे कि घंटियों की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। द कर्फ्यू की घंटी बजती है, नेल जो मृत्यु की घंटी होती है, ऑफ पार्टिंग डे गुजरते हुए दिन की, मरते हुए दिन की मृत्यु की घंटी। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे कानों में घंटियाँ बज रही हैं, घंटियाँ हमको सुनाई दे रही हैं। तो ये क्या था, ऑडिटरी इमेजरी थी। फिर है ओल्फैक्टरी इमेजरी। ओल्फैक्टरी इट पर्टेन्स टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो ये किससे संबंधित है, हमारी जो नासिका है, जो हमारी घ्राणेंद्रियाँ हैं, जो हमारी सुनने की शक्ति है, उससे संबंधित है। ऑडोर्स यानी गंध, सेंट्स सुगंध, एरोमा ये भी महक होती है, हालांकि सारी ही गंध हैं। ऑडोर कोई भी गंध होती है। सेंट सुगंध जैसे फूलों की होती है, या जो डियो या परफ्यूम लगाते हैं वो सेंट होती है, सुगंध होती है। एरोमा जो हम प्रयोग करते हैं शब्द, वो खाने में से जो महक आती है ना, पनीर बन रहा है, मटर पनीर, खुशबू आ जाती है। तो जैसे एरोमा, जैसे ही आप सुनते हैं कि मटर पनीर की खुशबू आ रही है आपको, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो क्लिक कर जाता है आपके दिमाग में कि हाँ ये जो खुशबू है मटर पनीर की है। तो इसको एरोमा। तो जब किसी भी साहित्य में, लेखन में लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसको कि आप सूंघ सकें, है ना, अपनी नासिका से महसूस कर सकें, तो वो ओल्फैक्टरी इमेजरी होती है। ये भी खूब सारी इमेजरीज थी जब हमने पढ़ा था कीट्स की ओड टू ए नाइटिंगेल। उसमें कई सारे फ्लावर्स का वर्णन था, बहुत अलग अलग फूलों का वर्णन था, उनकी खुशबुओं का वर्णन था। तो वो ओल्फैक्टरी इमेजरी थी। उसके बाद है गस्टेटरी इमेजरी। तो ये गस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, स्वाद से रिलेटेड। इट पर्टेन्स टू द सेंस ऑफ टेस्ट और फ्लेवर्स। तो ये पर्टेन्स मतलब ये संबंधित है टू द सेंस ऑफ टेस्ट यानी स्वादेंद्रियों से, और फ्लेवर वही होते हैं, स्वाद। तो अब इसकी भी आप किड्स में वापस जा सकते हैं, फिर मैं किड्स का ही रेफरेंस आपको दूंगी, क्योंकि वो जो ओड टू नाइटिंगेल आपने पढ़ी थी, तो उसमें वो बात करता है वाइन की, कि जैसे मैंने अभी वो वाइन चखी हो, तो आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कीट्स के साथ साथ आप भी उस वाइन को चख रहे हैं। फिर है टेक्टाइल इमेजरी। तो ये जो टेक्टाइल इमेजरी है ये संबंधित होती है, इट पर्टेन्स टू द सेंस ऑफ टच। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये संबंधित होती है स्पर्श इंद्रिय से, यानी आप किसी चीज़ को जैसे कि टच कर रहे हों। लिटरेरी डिवाइस। तो ये जो इमेजरी है ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एक टेक्निक है अपने लेखन को खूबसूरत बनाने की। इमेजरी एज अ लिटरेरी डिवाइस, यानी जो इमेजरी है, जो बिंब है, जो तस्वीर बनाने की कला है शब्दों के माध्यम से, ये एक डिवाइस है, एक साधन है। टीचर्स अ राइटर जो कि सिखाती है एक लेखक को हाउ टू मेक, कि वो कैसे बनाए एन इमेज, एक तस्वीर, ए पार्ट ऑफ हिज थॉट्स, एक भाग अपने विचारों का, यानी अपने विचारों को शब्द चित्र के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त करे, ये इसको इमेजरी सिखाती है। तो जो इमेजरी है वो क्या है, शब्द चित्र है। दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, इज़ कॉमन, वो सामान्य है, आम तौर पर पाई जाती है इन द रोमांटिक्स, रोमांटिक कवियों में। तो ये रोमांटिसिज्म 19th सेंचुरी का मूवमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको बाद में, जिसमें कि मेनली एस.टी. कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन, ये सब रोमांटिक पोइट्स में आते हैं।
तो इन्होंने बहुत यूज़ किया है इमेजरी का, शब्द चित्र बहुत खींचे हैं उन्होंने अपनी पोइम्स में। और एंड द इम्प्रेशनिस्ट, और एक और ऐसा ही मूवमेंट है इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट, हालांकि ये फ्रेंच मूवमेंट है और मेनली ये जो इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट है ये पेंटिंग से रिलेटेड है। तो पेंटिंग में तो वैसे भी चित्र खींचे जाते हैं, लेकिन ये लिटरेचर में भी बहुत सारे मूवमेंट्स जो पेंटिंग के थे वो लिटरेचर में भी आ गए। तो ये इम्प्रेशनिज्म भी एक ऐसा ही मूवमेंट है जो कि पेंटिंग से रिलेटेड था लेकिन लिटरेचर में भी आ गया। तो बेसिकली जो फ्रांस में एक मूवमेंट था सिम्बोलिज्म, तो उसी का पार्ट है इम्प्रेशनिज्म। इंग्लिश में इस मूवमेंट से जुड़े हुए जो मेनली पोइट्स हैं वो ऑस्कर वाइल्ड है और आर्थर साइमंस हैं। इनके बारे में भी आप कभी आगे पढ़ेंगे बाद में, तो अभी आपके लिए इतना ही जानना आवश्यक है। और अगली डिवाइस है ह्यूमर। ह्यूमर और पैथोस आपस में मिले हुए हैं। ह्यूमर तो होता है मनोविनोद, हास्य विनोद, और पैथोस यानी करुणा, दया। देखिए, हालांकि सुनने में आपको लग रहे होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ह्यूमर क्या है? ह्यूमर इज़ अ राइटर्स कैपेसिटी। ह्यूमर यानी कि हास्य विनोद, ये एक लेखक की कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है टू कॉज यानी कि पैदा करने की, अम्यूज़मेंट यानी कि मनोविनोद, मनोरंजन, इन हिज रीडर्स अपने पाठकों में। इट इज़ अ मेंटल डिस्पोजिशन, ये एक मानसिक डिस्पोजिशन यानी कि मानसिकता है। डिस्पोजिशन आप कह सकते हैं आदत, व्यवहार, तो ये मानसिक आदत या मानसिक व्यवहार यानी कि मानसिकता है। दैट डिलाइट्स, जो कि प्रसन्न करती है, प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। वन सेल्फ, अपने आप को, एज वेल एज अदर्स, और दूसरों को भी। इट मीन्स, इसका मतलब होता है द क्वालिटी, गुण, ऑफ बीइंग फनी, फनी यानी विनोद प्रिय होने का गुण। इट रेफर्स टू वंस एबिलिटी, इट रेफर्स टू यानी ये बताता है, जो ह्यूमर वर्ड है, शब्द है, ये बताता है वंस एबिलिटी यानी व्यक्ति की क्षमता, ताकत, टू परसीव यानी कि ग्रहण करने की, देखने की, समझने की, एंड एक्सप्रेस और अभिव्यक्त करने की। पहले तो आप खुद किसी चीज़ को समझते हैं तभी तो अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है देखने की और अभिव्यक्त करने की। अ सेंस ऑफ अम्यूजिंग थिंग, अ सेंस यानी कि भावना, फीलिंग, ऑफ अम्यूजिंग थिंग यानी कि अम्यूजिंग यानी खुशी देने वाली, हंसाने वाली चीज़ों की। तो हर किसी के अंदर क्षमता नहीं होती हंसाने की दूसरों को। हमारे यहाँ कपिल शर्मा के अंदर बहुत क्षमता है दूसरों को हंसाने की। इट इज़ द क्वालिटी, ये एक गुण है, ऑफ बीइंग अम्यूजिंग, ऑफ बीइंग होने का, अम्यूजिंग विनोद प्रिय, और कॉमिक या फिर हास्यास्पद। स्पेशली एज एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर, स्पेशली विशेष रूप से, एज एक्सप्रेस जैसा कि अभिव्यक्त किया जाता है, इन लिटरेचर साहित्य में। इट इज़ एन एबिलिटी, ये एक क्षमता है, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति की, टू अम्यूज़ यानी कि मनोरंजन करने की, अदर पीपल दूसरे लोगों का। इट्स सोर्स, इसका स्रोत क्या है? ह्यूमर कंसिस्ट, ह्यूमर यानी हास्य विनोद, कंसिस्ट निहित होता है, इन द रिकग्निशन पहचानने में, एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्त करने में, ऑफ इनकॉन्ग्रुइटीज़। इनकॉन्ग्रुइटीज़ क्या होती हैं? कुछ विचित्रताएं होती हैं लाइफ में, कुछ विचित्रताएं होती हैं, तो उनको पहचानना और उनको एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। एंड पिक्यूलियरिटीज़, पिक्यूलियरिटीज़ भी विशेषताएं होती हैं, ये विचित्रताएं या विशेषताएं। प्रेजेंट, जो कि उपस्थित होती हैं, इन अ सिचुएशन एक परिस्थिति में, और कैरेक्टर या फिर एक
पात्र में। जैसे आपने अक्सर सुना होगा राजू श्रीवास्तव को, गाय बैठी है सड़क पे और कैसे वो जुगाली कर रही है, तो राजू श्रीवास्तव उसकी एकदम से नकल बनाता है और हमको हंसी आती है उसकी उस बात पे। हालांकि गाय को सड़क पे बैठे हुए हम भी देखते हैं, हम साइड से अपना व्हीकल निकाल के चले जाते हैं, अपनी कार है या स्कूटर है तो हम साइड से निकाल के चले जाते हैं, गाय बैठी है जुगाली कर रही है, हम कोई उस पर उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन राजू श्रीवास्तव उस चीज़ को अलग तरीके से नोटिस करता है और फिर हमको उसी बात पे हंसाता है। तो वो उस सिचुएशन को या उस कैरेक्टर की पिक्यूलियरिटीज़ को पहचानता है और एक्सप्रेस करता है। इट इज़ यूज्ड टू इलस्ट्रेट सम फंडामेंटल एब्सर्डिटी। इट इज़ यूज्ड, ये प्रयोग किया जाता है, टू इलस्ट्रेट मतलब कि एग्जाम्पल देना, उदाहरण देने के लिए, सम फंडामेंटल एब्सर्डिटी, फंडामेंटल मौलिक, एब्सर्डिटी होती है इरेशनलिटी, यानी विचित्र विशेषता होती है कोई, इन ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति में, और कंडक्ट या फिर उसके व्यवहार में। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको माना जाता है, एज अ जीनियल ट्रैक्ट। तो जीनियल मीन्स उदार, यानी एक अच्छाई से भरा हुआ, उदारता से भरा हुआ, ट्रैक्ट यानी कि गुण, क्वालिटी, एंड मेलो टाइप ऑफ ह्यूमर, और मेलो मतलब नर्म, सॉफ्ट, टाइप ऑफ ह्यूमर यानी एक हल्का सा हास्य विनोद, यानी किसी का मजाक नहीं बनाना। ह्यूमर में क्या है कि किसी को चोट ना लगे, इंसान को हंसी तो आए सुनकर किसी बात को, लेकिन किसी को आघात ना हो, कोई हर्ट ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, तो वो ह्यूमर होता है। जहाँ किसी की भावनाएं आहत हो जाएं वो ह्यूमर नहीं होता। बट लेकिन व्हेन अ राइटर, जब एक लेखक डिनाउंसेस यानी कि क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, अ ह्यूमन फॉली, एक इंसान के दुर्गुणों की, और वाइस या फिर बुराइयों की, और डेराइड्स या फिर मजाक बनाता है, डेराइड मजाक उड़ाता है, इट इसकी, ही यूजेस सेटायर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेटायर, व्यंग। तो जहाँ मजाक बनाया जाता है किसी का, और भाई जब किसी का मजाक बनाया जाता है तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति हर्ट होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, सेटायर, व्यंग। तो ह्यूमर और सेटायर में थोड़ा अंतर है कि ह्यूमर में हंसाया जाता है और सेटायर में व्यंग किया जाता है। दस इस प्रकार ह्यूमर एंड सेटायर, जो हास्य विनोद है और सेटायर यानी कि जो व्यंग है, गो टुगेदर, ये साथ साथ चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आयरनी, यानी आयरनी का मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ये होती है विडंबना, वक्रोक्ति कहा जाता है। तो व्यक्ति कुछ कह रहा होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। मैंने आपको लेडी मैकबेथ का एग्जाम्पल भी दिया था। तो रीडर्स को या ऑडियंस को उस कैरेक्टर की बात को सुनकर हंसी भी आती है ना। लेडी मैकबेथ जब कहती है कि देखो थोड़े से पानी ने हमारा अपराध धो दिया, तो मर्डर करना कितना आसान है, तो हमको इस बात से हंसी भी आती है ना कि देखो कितनी बेवकूफ़ है, इसको लग रहा है कि इसका अपराध धुल गया। और बाद में फिर हम जब स्लीप वॉक सीन में देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो अपराध नहीं धुला था। तो ये आयरनी होती है। इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, तो आयरनी भी इसी उद्देश्य से यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है। अब आता है पैथोस, यानी कि करुणा, दया, पिटी। पैथोस इज अ क्वालिटी, यानी करुणा एक गुण है, ऑफ स्पीच और राइटिंग, भाषण का या लेखन का, विच इवोक्स, जो कि जगाता है, अ फीलिंग ऑफ पिटी, दया की भावना। इट रिलेट्स, ये संबंधित होता है, टू द टचिंग ऑफ इमोशंस, भावनाओं को छूने से, भावनाओं को स्पर्श करने से, ऑफ ग्रीफ और सौरो, दुख की, या ग्रीफ और सौरो दोनों का ही मतलब दुख होता है। तो दुख की जो भावना है, दया की जो भावना है, उसको छूता है पैथोस। इट इज़ द सीमी साइड ऑफ ह्यूमर, तो ये ह्यूमर की दूसरी साइड है,
दूसरा पहलू है ह्यूमर का। इट इवोक्स, ये जगाता है, एन इमोशनल रेस्पॉन्स, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया, फ्रॉम अ रीडर, एक पाठक से, बाय अपीलिंग, यानी अपील करके या छू कर, टू हिज इमोशंस, उसकी भावनाओं को, ऑफ एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति की, या फिर फियर, या फिर डर की भावना, और सम अदर इमोशंस, या कुछ दूसरी भावनाएं, बाय वे ऑफ अनेक्डोट्स, यानी किस्से के माध्यम से, अनेक्डोट पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा ही था, और इमेजेस, या फिर शब्द चित्रों के माध्यम से। इट्स सोर्स, इसकी सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? एरिस्टोटल बिलीव्स, एरिस्टोटल का विश्वास है, एरिस्टोटल के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, दैट के सच इमोशंस, ऐसी भावनाएं, एराइज, पैदा होती हैं, फ्रॉम द ट्रेजिक ट्रेट, ट्रेजिक यानी कि जो दुखांत है, दुख से भरी हुई, ट्रेट यानी कि क्वालिटी, इन वंस कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के चरित्र में, विच ही कॉल्स हेमर्टिया, जिसको कि वो हेमर्टिया कहता है। ये आप आगे पढ़ेंगे जब पोइटिक्स पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल कहता है कि जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, यानी कि जो प्रोटोगोनिस्ट है, उसके अंदर एक हेमर्टिया है, यानी कि एक ट्रेजिक क्वालिटी है। इसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा गया है। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो इसको फेटल फ्लॉ या ट्रेजिक फ्लॉ कहा गया है। AC ब्रैडले है एक राइटर, उसने बुक लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो उसने जब हेमर्टिया वर्ड को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, हेमर्टिया ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इसको जब इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया तो इसको कहा फेटल फ्लॉ या ट्रेजिक फ्लॉ। तो ये एक ऐसा दुर्गुण है एक हीरो के कैरेक्टर में, जो उसके डाउनफॉल के लिए, उसकी कैटास्ट्रॉफी के लिए, उसकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी होती है कि वो हम लोगों के अंदर भी होती है। जैसे कि अगर आप हेमलेट को पढ़ते हैं तो हेमलेट क्या है, अपने चाचा क्लॉडियस को मारना है उसको, लेकिन इस बात को वो टालता रहता है। जैसे कि क्लॉडियस को मारने का उसको मौका मिला, लेकिन क्लॉडियस क्या है कि पूजा कर रहा था, तो हेमलेट उसको नहीं मारता कि मैंने अभी इसको मार दिया तो ये सीधा स्वर्ग जाएगा, जबकि मेरा बाप तो नर्क में जल रहा है, मेरे बाप को इसने मारा था सोते हुए, और मेरा बाप नर्क में जल रहा है, और इसको पूजा करते हुए मैं मारूंगा तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो इस वजह से वो आगे तक चीज़ को टालता रहता है। और ये जो टालने की क्वालिटी है, प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है, ये हम सबके अंदर होता है। ऐसे ही मैकबेथ है, मैकबेथ को राजा बनना है, एम्बिशन है उसके अंदर, लेकिन अब एम्बिशन हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम मैकबेथ की तरह राजा को मार तो नहीं डालते। मैकबेथ ने क्या किया, डंकन का मर्डर कर दिया राजा बनने के लिए। तो अब एम्बिशन ऐसी क्वालिटी है जो हम सबके अंदर पाई जाती है। ओथेलो है, ओथेलो इयागो की बातों पर यकीन कर लेता है और अपनी पत्नी डेस्डिमोना को मार देता है। तो दूसरों की बातों पर यकीन करना, यानी ये जो क्रेडुलसनेस है, यानी कि कान का कच्चा होना, वो हम सबके अंदर होती है। हम दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, हम जेलस भी होते हैं, हम सस्पिशियस भी होते हैं, जैसे कि ओथेलो था, जेलस था, सस्पिशियस था, अपनी वाइफ पर शक करता था। तो लेकिन इस वजह से मार तो नहीं डालते अपने पति या पत्नी को। और अगर आप किंग लियर की बात करें, किंग लियर को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद है, और हम में से किसको तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है। तो किंग लियर क्या करता है, अपनी जो बेटी है कॉर्डिलिया, सबसे छोटी बेटी, वो उसकी उतनी तारीफ़ नहीं करती जितनी रीगन और गॉनरेल करती हैं, उसकी जो बड़ी बेटियां हैं। तो अब वो उसको बेदखल कर देता है संपत्ति से, कॉर्डिलिया को, इसी बात को लेकर। तो ऐसा तो हम नहीं करते, अपने किसी बच्चे को बेदखल तो नहीं करते, और फिर सारी ट्रेजेडी इसी वजह से होती है। तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो फ्लॉज हैं, ये जो कमज़ोरियां हैं, ये हर इंसान के कैरेक्टर में होती हैं। तो अब इनकी वजह से, क्योंकि ट्रेजेडी होती है, तो देखने वाले के अंदर ये भावना पैदा होती है कि भाई ये वीकनेस तो हमारे कैरेक्टर में भी है, कहीं इन वीकनेसेस की वजह से हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए।
तो ये भय की भावना होती है, डर की भावना होती है, फियर की भावना होती है, जो कि जागृत होती है एक ट्रेजेडी देखते हुए। तो ये सोर्स है पैथोस का, यानी हमें सिंपैथी हो जाती है उस हीरो से, हीरोइन से। दिस ट्रेट कॉजेस, ये जो ट्रेट है, ये जो हेमर्टिया है, ये जो गुण है, बल्कि कहिए कि दुर्गुण है, एक वीकनेस है एक हीरो के कैरेक्टर की, वो कॉजेस पैदा करती है या कारण बनती है द फॉल ऑफ अ कैरेक्टर, एक पात्र के पतन का, फॉल उसका डाउनफॉल होता है, एंड लीड्स हिम, और उसको ले जाती है टू ट्रेमेंडस एक्सेप्शनल सफरिंग्स, किधर ले जाती है? ट्रेमेंडस मीन्स असीमित, बहुत ज़्यादा, एक्सेप्शनल ये भी मतलब बहुत ज़्यादा, सफरिंग यानी कि कष्ट की ओर। तो उसके जो असीमित कष्ट हैं वो किसकी वजह से आते हैं? हेमर्टिया की वजह से। इवोकिंग द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, और इससे क्या जागृत होता है? इवोक मीन्स जागृत करना, इमोशंस भावनाएं, ऑफ पिटी एंड फियर दया की और भय की, कॉल्ड पैथोस, जिनको कि पैथोस कहा जाता है, करुणा कहा जाता है। लैम्स एसेज, चार्ल्स लैम्ब के जो निबंध हैं, आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, वो भरे हुए हैं हास्य विनोद से और करुणा से। आपने मेरे साथ पढ़ा था ड्रीम चिल्ड्रन, तो उसमें देखिए करुणा भी है, वो कितना दुखी है कि उसकी शादी नहीं हो पाई उस लड़की से जिससे वो चाहता था। वो उन बच्चों को देखता है, बच्चों के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, और लास्ट में कहता है कि वो बच्चे पीछे की ओर चलते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम तो किसी और के बच्चे हैं। तो वहाँ एक ह्यूमर था, बच्चों का जो व्यवहार उसने दिखाया, उसमें बच्चों के व्यवहार में एक ह्यूमर था, हंसी मजाक था, हास्य विनोद था, और दूसरी तरफ पैथोस यानी कि करुणा भी थी, दया भी थी। आप उसका कन्वेलिसेंट पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगी उसको पढ़ाने की, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई है कन्वेलिसेंट के लिए। तो उन सब में आप पाएंगे कि ह्यूमर भी है और पैथोस भी है। द सोर्स ऑफ हिज ह्यूमर, जो स्रोत है उसके ह्यूमर का, उसके हास्य विनोद का, एंड पैथोस और उसकी करुणा का, लाइज वो निहित है इन हिज पिक्यूलियरिटीज, उसकी खुद की विशेषताओं में, एंड पर्सनल सफरिंग्स और उसकी व्यक्तिगत जो सफरिंग्स हैं, जो उसके परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं उसके जीवन में, वहाँ से उसको ये ह्यूमर और पैथोस मिलता है। अगली डिवाइस है टोन या मूड। तो टोन लहजा होता है, मूड भावावस्था होती है। तो जैसा मूड होता है वैसा ही टोन होता है। आप गुस्से में होते हैं तो आप चिल्लाकर बोलते हैं, तो आपकी टोन बड़ी हर्ट करने वाली होती है। जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप प्यार से बोलते हैं, आपकी टोन अच्छी होती है। ऐसे ही लेखन में भी होती है टोन। तो द टोन इज़ अ क्वालिटी, यानी जो लहजा है वो एक गुण है, ऑफ साउंड आवाज़ का, कॉल्ड जिसको कहा जाता है इंटोनेशन और एक्सेंट, यानी कि उच्चारण। एक्सेंट मीन्स भी उच्चारण है, इंटोनेशन भी वही लहजा है, तरीका है, सलीका है बोलने का। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आप किसी से प्यार से पूछते हैं तो कहते हैं क्या बात है, और जब गुस्से से पूछते हैं क्या बात है, ऐसे चिल्ला के बोलते हैं ना। बच्चे जब आपस में झगड़ रहे होते हैं तो हम चिल्लाते हैं क्या बात है, और कोई प्यारा सा बच्चा और खेल रहा है तो हम उससे, छोटे बच्चे से पूछते हैं क्या बात है। तो ये इंटोनेशन कहलाता है, यानी टोन कहलाती है। ये मूड के अकॉर्डिंग बदलती है, जैसा आपका मूड होगा वैसी आपकी टोन होगी। इट इज़ द राइज और फॉल। तो ये क्या होता है? राइज मीन्स चढ़ाव और फॉल उतार, उतार चढ़ाव होता है। ऑफ वॉइस आवाज़ का, तो अभी जो मैंने बोला उसमें क्या था? उतार चढ़ाव ही तो था आवाज़ का। आवाज़ आपने थोड़ी सी चढ़ा के बोली क्या बात है, तो ये गुस्से वाली टोन हो गई। आपने थोड़ी सी उतार के बोली क्या बात है, तो ये फॉल हो गया। तो आवाज़ आपकी टोन बदल गई, यानी प्यार की आवाज़ हो गई। और इन पिच इन स्पीकिंग, तो जो पिच है वो भी उतार चढ़ाव ही होता है। कभी तेज आवाज़ होती है आपकी, कभी धीमी, तो वो भी पिच कहलाती है। द टोन इज़ द ऑथर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड। तो जो टोन है, जो लहजा है, वो ऑथर का यानी कि लेखक का और स्पीकर या
वक्ता का एटीट्यूड होता है यानी व्यवहार होता है टुवर्ड अ सब्जेक्ट, किसी विषय के प्रति। वाइल जबकि द जर्नलिस्टिक राइटिंग, जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो कि जर्नल्स के लिए या समाचार पत्रों के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं। तो जो जर्नलिस्टिक राइटिंग होती है वो हैज़ अ टोन ऑफ डिस्टेंस, उसका जो लहजा होता है वो डिस्टेंस का होता है, यानी उसमें थोड़ी सी दूरी होती है। तो जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार जो लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखते हैं, यानी कि वो इनफॉर्मल नहीं होते हैं, थोड़े सा औपचारिक होते हैं। तो उनमें टोन ऑफ डिस्टेंस होती है, थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ जिसमें आप अपने बारे में नहीं लिखते हैं। सब्जेक्टिव तब होते हैं जब आप अपने बारे में लिखते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं। लेकिन जर्नलिस्टिक राइटिंग में क्या होता है, जो पत्रकार लोग होते हैं जो है वही लिखते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। ऑल अदर राइटिंग्स कैन हैव वेरियस टोन्स, तो दूसरी सभी लेखन तरीके कैन हैव वेरियस टोन्स, उनमें विविध लहजे हो सकते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है वो अलग होती है, उसमें पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। द नेचर ऑफ वंस मूड, द नेचर यानी कि प्रकृति, ऑफ वंस मूड किसी के मूड की यानी कि भावावस्था की, डिसाइड्स निश्चित करती है, द क्वालिटी गुण, ऑफ वंस टोन किसी के लहजे की, यानी जैसा मूड होगा वैसी ही टोन होगी। देयर आर सम वर्ड्स, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं विच इंडिकेट, जो कि इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, दर्शाते हैं, द क्वालिटी ऑफ टोन लहजे का गुण। पॉजिटिव यानी सकारात्मक लहजा होता है, नेगेटिव नकारात्मक लहजा होता है, और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या होता है, यानी कि एक ऐसा लहजा जो कि किसी भी तरफ नहीं झुका हुआ, जिसको आप निष्पक्ष लहजा कह सकते हैं। बोथ द टोन एंड मूड, यानी दोनों ही चीज़ें, टोन और मूड यानी कि लहजा और भावावस्था, डील विद द इमोशंस भावनाओं से संबंधित होते हैं। सेंटर्ड राउंड अ पीस ऑफ राइटिंग, जो कि चारों ओर घूमता है, जो भावनाएं जिस पर के एक पीस ऑफ राइटिंग यानी जो लेखन है, जो रचना है वो घूमती है जिस चीज़ के चारों ओर, और वंस स्पीच या फिर किसी का भाषण, चाहे किसी का लेखन हो या किसी का स्पीच यानी कि भाषण हो, तो उसमें जो इमोशन है वो टोन और मूड को डिसाइड करती है। उसमें कैसा लहजा होगा, क्या मूड होगा, वो उन इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती है। अब नेक्स्ट डिवाइस है पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम पहले भी इस पर बात की थी हमने, फिर से देखते हैं, ये अलग से आपके प्रोज डिवाइसेस में दिया हुआ है। द पॉइंट ऑफ व्यू इज एन आई और नरेटिव वॉइस, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है यानी कि जो दृष्टिकोण है वो एक नज़र है और नरेटिव वॉइस है या फिर वर्णन करने वाली आवाज़ है, थ्रू विच जिसके माध्यम से अ स्टोरी इज टोल्ड एक कहानी सुनाई जाती है। वाइल टेलिंग अ स्टोरी यानी कहानी सुनाते वक्त अ नरेटर में बी इन्वॉल्व्ड, एक वक्ता शामिल हो सकता है, और नॉट इन्वॉल्व्ड या फिर नहीं भी शामिल हो सकता, इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी कहानी के एक्शन में, क्रियाकलाप में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी 3 प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यानी प्रथम पुरुष का दृष्टिकोण। इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यानी प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण में वन ऑफ द कैरेक्टर्स एक पात्र, इन द नरेटिव कहानी में या वर्णन में, इज इन्वॉल्व्ड शामिल होता है, इन द एक्शन एक्शन में यानी कि क्रियाकलाप में, इट इज़ रिवील्ड इसको प्रदर्शित किया जाता है, बाय द फर्स्ट पर्सन नरेशन प्रथम पुरुष के वर्णन द्वारा, ऑफ द स्टोरी कहानी में, यानी आई कह के बात करता है, अपने खुद के लैंग्वेज में बात करता है। इट इज़ इंडिकेटेड ये बताया जाता है, दिखाया जाता है, बाय द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन
यानी जो वाक्य हैं उनके कंस्ट्रक्शन से कैसे गढ़े जाते हैं वाक्य। रिलाइंग ऑन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, तो उसमें रिलाइंग मतलब निर्भर होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस पर, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या हुए, आई, वी, मी, माई सेल्फ, तो ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो ये उस कहानी में आते हैं, कहानी हो या फिर नॉवल हो या फिर कोई ऐसे हो, निबंध हो, तो उसमें आई, वी, मी, माई सेल्फ ये प्रोनाउंस आते हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, तो चार्ल्स डिकेंस के जो उपन्यास हैं, एंड मार्क ट्वेन के उपन्यास हैं, एंड द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब, तो चार्ल्स लैम्ब के एसेज आपने पढ़े हैं, वो भी फर्स्ट पर्सन में लिखे हुए हैं। आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, वो सबसे अच्छे उदाहरण हैं ऑफ दिस टाइप ऑफ नैरेटिव, इस प्रकार के वर्णन के। फिर है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मध्यम पुरुष का दृष्टिकोण। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड राउंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के, यानी कि यू, योर सेल्फ, इनके चारों ओर। इट इज़ लेस कॉमन, ये थोड़ा कम पाया जाता है। राइटिंग इन अ सेकंड पर्सन नरेटिव इज़ वेरी चैलेंजिंग, तो सेकंड पर्सन के आधार पर लिखना, वर्णन करना बड़ा चुनौती का काम है। फिर है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उत्तम पुरुष का दृष्टिकोण। वाइल नरेटिंग द स्टोरी, कहानी का वर्णन करते वक्त, अबाउट हिज कैरेक्टर्स, अपने पात्रों के बारे में, द ऑथर रेफर्स टू, तो जो लेखक है वो इंगित करता है, रेफर्स टू देम, उनको इंगित करता है, उनको दर्शाता है, विद द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, उत्तम पुरुष के प्रोनाउंस के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। ही इज़ सपोज टू व्यू देम, ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो उनको देखता है, इन्वॉल्व इन द एक्शन, कि वो एक्शन में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, कहानी में शामिल हैं। एंड रिपोर्ट देम, और उनको रिपोर्ट करता है, उनका वर्णन करता है। एक्टिंग विद अटमोस्ट ऑब्जेक्टिविटी, यानी खुद एक्टिंग कर रहा हो, तो खुद काम कर रहा होता है। अटमोस्ट मीन्स पूरी तरीके से, ऑब्जेक्टिविटी यानी जिसमें कि खुद शामिल नहीं हो है वो। तो यहाँ कौन से प्रोनाउंस आते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, दोज, तो ये सारे प्रोनाउंस आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में। तो जो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ नैरेटिव, इस प्रकार का वर्णन, इज़ वेरी कॉमन, बहुत आम होता है, पाया जाता है, बहुत सामान्य होता है, इन नॉवेल्स, उपन्यासों में, स्टोरीज, कहानियों में, एंड एसेज, और निबंधों में। ये हुई आपकी 11 लिटरेरी डिवाइसेस। तो मैंने आपको कहा था कि टोटल 12 लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक डिवाइस अब बची है सेंटेंस पैटर्न। अगर मैं चाहती तो इसी में उसको शामिल कर सकती थी, आपको शॉर्ट में बता देती, लेकिन मैं उसको आपको जल्दबाजी में नहीं बताना चाहती, क्योंकि आपने देखा कि इस साल लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों मिलकर एक ही इंग्लिश हो गई है। पहले जनरल इंग्लिश अलग होती थी, लिटरेचर अलग होती थी। तो सेंटेंस पैटर्न जो आपकी डिवाइस है वो हालांकि यहाँ लिटरेचर में शामिल की गई है, एक लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोज डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामर का भी पार्ट है। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, उधर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये मैं आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहती, मैं उसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। यहाँ शामिल करूँगी तो वो जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा सा ढंग से नहीं बता पाएंगे। तो उस पर मैं इसके बाद अगला जो वीडियो बनाऊँगी, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, और क्योंकि ये ग्रामर का भी पार्ट है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड है, तो आपको पहचानना होगा। उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।